कांग्रेस ने आखिरकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। साफ हो गया है कि कांग्रेस नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इसका असर हिंदू वोट बैंक पर कितना पड़ेगा, जब चुनाव होगा तो उससे ये सब समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी भव्य पूजा करेंगे और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट मोदी की तरफ धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, मंदिर के वक्त ही मुसलमान वोट मोदी की तरफ जो आ रहा है, इसका सिग्नल अहमदाबाद से कैसे मिला? अहमदाबाद में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर मुसलमानों ने कहा कि मोदी इज राइट चॉइस, और इससे कैसे इंडिया अलायंस इसमें फंस गया? पूरी रिपोर्ट देखिए, समझिए। क्या अब भी भारत के मुसलमान ये नहीं मानेंगे कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्योंकि बाकी पूरी दुनिया के मुसलमान और उनके हेड तो ये मान चुके हैं कि एक बार फिर मोदी ही आ रहे हैं। यूएई में 100 में से 76 मुसलमान हैं, मोरक्को में 100 में से 99 मुसलमान हैं, सऊदी अरब में 100 में से 97 मुसलमान हैं, मिस्र में भी 100 में से 90 मुसलमान रहते हैं और बांग्लादेश में 100 में से 91 मुसलमान हैं। और ये सब मान रहे हैं कि 2024 में भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बस भारत के मुसलमान अभी तक नहीं मान रहे। – 2014 में मोदी को मुसलमानों के सिर्फ 8% वोट मिले, फिर भी मोदी को 282 सीटें मिली। 2019 में फिर मुसलमानों ने मोदी को सिर्फ 8% वोट दिया, मोदी की सीटें बढ़ी, इस बार मोदी को 303 सीटें मिली। 2024 में भी मोदी को मुसलमानों का वोट मिले न मिले, मोदी की जीत भी कंफर्म है और सीटों का बढ़ना भी। सवाल यह है कि क्या भारत के मुसलमान एक बार फिर लगातार तीसरी बार किसी हारने वाली पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि अब तो दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क भी ये मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ 99% मुस्लिम आबादी वाले मोरक्को के कॉमर्स मिनिस्टर ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो बातें कही हैं, उनसे मोदी हेटर्स को बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, our beloved king at that time expressed his admiration for the Indian model, which has succeeded in emerging as one of the largest world economy. Let me comment on what have been said beforehand. Prime Minister Modi, you made Gujarat as an engine of growth for Bharat, but you made Bharat as the engine of growth of the world, showing a regional leadership in advance. हो सकता है कि मोदी के विरोधी मोरक्को को एक छोटा देश कह दें, लेकिन अब जरा उस सऊदी अरब के निवेश मंत्री की बातें भी सुन लीजिए, जहां 97% मुस्लिम आबादी है और जहां से इस्लाम निकला है। वो अब अस्सलाम वालेकुम के साथ साथ नमस्ते भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते। और अगर कुछ शक बाकी रह गया हो तो फिर उस यूएई के सबसे बड़े शेख की मोदी के साथ केमिस्ट्री देख लीजिए, जिसके दुबई जाने का हर कोई सपना देखता है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, जो मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। शेख बिन जायद का बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन मोदी के इसरार पर वो चीफ गेस्ट बनने को न सिर्फ तैयार हुए, बल्कि अहमदाबाद की सड़कों पर मोदी के साथ रोड शो भी किया। ये मोदी और मोहम्मद बिन जायद की केमिस्ट्री का ही कमाल था कि दोनों एक दूसरे को भाई बोलकर एड्रेस कर रहे थे। मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वज़रा विलायत
आपने मोहम्मद बिन जायद को कभी भी ऐसे बड़े स्टेज पर बोलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं। लेकिन मोदी और भारत के सम्मान में वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के स्टेज पर बोलने के लिए आए। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट में भाषण दिया। MBZ वाइब्रेंट गुजरात समिट में चीफ गेस्ट थे। उन्होंने अपना भाषण अरबी में दिया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताया। अब अगर यूएई के राष्ट्रपति को यह भरोसा नहीं होता कि नरेंद्र मोदी ही फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो वो अपने एड्रेस में उन्हें भाई क्यों कहते, बाय बाय न कहते। मोदी ने भी जवाब में यूएई के प्रेसिडेंट को ब्रदर बताया। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने। भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जानकारी मिली है कि यूएई के राष्ट्रपति MBZ अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकालकर खुद वाइब्रेंट गुजरात समिट अटेंड करने के लिए आए थे। समिट में भाषण देने के बाद वो तुरंत कार्यक्रम स्थल से निकल गए, क्योंकि उन्हें दुबई निकलना था। इसीलिए मोदी कार्यक्रम छोड़कर अपने इस दोस्त को छोड़ने के लिए बाहर तक गए। भारत में मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले कुछ नेताओं ने मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बनाया हुआ है। वो दिन रात यही साबित करने में लगे रहते हैं कि मोदी मुसलमानों का भला नहीं चाहते, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई से बड़ा तो कोई दूसरा मुस्लिम देश नहीं है। और यहां के सबसे बड़े शेख, यहां के राष्ट्रपति, क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोदी को ही सबसे बड़ा नेता मानते हैं। इस्लाम तो मूर्ति पूजा के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन यह मोदी राज में यूएई के साथ के कूटनीतिक संबंधों का ही कमाल है कि यूएई की धरती पर पहला हिंदू मंदिर तैयार हो गया है। 14 फरवरी को मोदी खुद उद्घाटन करने जाने वाले हैं। 2018 में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। इस्लामिक देशों के साथ प्रधानमंत्री के इन बेहतरीन संबंधों का ही कमाल है कि आज हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भारत की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी उस मदीना शरीफ पहुंची हैं, जहां गैर इस्लामिक लोगों के जाने पर सख्त मनाही है। यह इस्लाम का एक पवित्र शहर माना जाता है। स्मृति ईरानी हज और उमरा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब गई हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के यात्रियों का हज कोटा भी बढ़ा दिया है। साल 2024 में हज करने के लिए भारत से कुल 1,75,025 श्रद्धालुओं का कोटा निर्धारित किया गया है। जाहिर तौर पर इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के मुसलमानों को ही हो रहा है, और इसके बाद भी मोदी हेटर्स मोदी को मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं। वैसे मुस्लिम देशों के साथ इस कूटनीतिक केमिस्ट्री पर मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही काम शुरू कर दिया था। पहले कुछ साल तक तो ऐसा लगा कि ये मुस्लिम देश भी थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन अब इनके नेताओं की मोदी के साथ घनिष्ठता देखकर पूरी दुनिया हैरान होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी से पहले आखिरी बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री 1981 में यूएई गया था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 5 बार यूएई के दौरे पर जा चुके हैं। अगस्त 2015, फरवरी 2018, अगस्त 2019, जून 2022 और जुलाई 2023 में। और इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर दिखा है।
भारत और यूएई के बीच व्यापार एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। दोनों देशों के बीच पिछले साल 84.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स का व्यापार हुआ, जिसमें बड़ी बात यह है कि गैर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का व्यापार 48 अरब अमेरिकी डॉलर्स का है। इस्लाम के नजरिए से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब है, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं और सऊदी अरब के साथ भी मोदी के कूटनीतिक संबंध बहुत शानदार हैं। सऊदी अरब के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद सार्वजनिक तौर पर मोदी को बड़ा भाई कहते हैं। कुछ महीने पहले ही सितंबर 2023 में जब मोहम्मद बिन सलमान G20 के समिट के लिए आए थे, तो मोदी ने उन्हें स्टेट गेस्ट के रूप में आमंत्रित करके पूरा सम्मान दिया था। भारत के मुसलमान मोदी को लीडर माने न माने, दुनिया के मुसलमान मोदी को न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का भी बड़ा लीडर मानते हैं। वो भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को समझते हैं, इसीलिए भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं और मोदी भी मुस्लिम वर्ल्ड को पूरा सम्मान देते हैं। इसीलिए जब सितंबर 2023 में भारत में G20 का आयोजन हुआ, तो मोदी ने खास तौर पर बहुत से इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया था। भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान और यूएई यानी कुल 5 मुस्लिम देशों को मेहमान के तौर पर G20 समिट में बुलाया था। इसके अलावा सऊदी अरब, इंडोनेशिया और तुर्की G20 के सदस्य देश होने के नाते भारत आए थे। कुल मिलाकर भारत में G20 के समिट में 8 मुस्लिम देशों के हेड मौजूद थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और ओमान के सुल्तान हैदम बिन तारिक G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के खिलाफ बताने वाले कभी ये नहीं बताएंगे कि मोदी जब भी किसी मुस्लिम देश में जाते हैं तो उनकी प्रसिद्ध मस्जिदों में जाकर आते हैं। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के काहिरो गए थे और वहां प्रधानमंत्री उनकी प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद में भी गए थे। मोदी इस्लामिक वर्ल्ड को यह दिखाना चाहते हैं कि भारत में पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। मोदी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, वो संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं मोदी के विरोधी। और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल कांग्रेस की तरफ से जारी की गई यह चिट्ठी है, जिसमें लिखा गया है कि आने वाली 22 तारीख को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि धर्म मनुष्य का एक व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस भले ही अपनी दलील में कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की नजर देश के मुस्लिम वोटों पर है। कांग्रेस जानती है कि राम मंदिर के बनने से देश के सारे हिंदू वोट तो मोदी को जाने तय है। इसीलिए कांग्रेस के पास हिंदू वोट का कोई स्कोप नहीं बचा और वो मुसलमान वोट पर फोकस करना चाहती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के लिए मुसलमानों का वोट स्टैग्नेंट रहा है, यानी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 2009 और 2014 में कांग्रेस को 38% मुसलमानों के वोट मिले। 2019 में ये वोट 5% कम हुआ और कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले, जबकि बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिला। 2009 में तो बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले थे, 2014 में 8.5% और 2019 में भी 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुसलमान भी कब तक कांग्रेस की हार की हैट्रिक बनाता रहेगा? उसे भी तो यह समझ में आएगा कि हारने वाली पार्टी को नहीं, जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहिए। मोदी को वोट देने से मुसलमानों का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होने वाला है, क्योंकि मोदी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत क्या से क्या बनने वाला है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था,
आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा।